हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम के नियम को सत्यापित करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, पिछले वीडियो में, कि गॉस के प्रमेय क्या है और उसको किस तरह से प्रूव किया जाता है, हम लोग देख लिए थे। अब हमको क्या करना है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम के नियम को सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें क्या माना गया है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक गॉसीय पृष्ठ है। इसके केंद्र पर जो यहाँ से ये r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है q1 और एक इसके सतह पर रखा गया है आवेश, क्या है, आवेश q2। कहाँ पे रखा गया है, गॉसीय पृष्ठ के सतह पर। ठीक है, चलिए अब इसके अल्फ खंड, यहाँ पर एक अल्फ खंड, अल्फ क्षेत्रफल लिया गया है। ठीक है, जिसका नाम है dA अल्फ खंड का नाम है dA। चलिए, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E है। चलिए, तो इतना हम लोग फिगर में काम कर लेंगे। क्या माना है, माने है कि एक r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ है जो केंद्र पर आवेश q1 है और सतह पर एक आवेश q2 है। चलिए, इस पर एक अल्फ खंड dA लिया गया है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तो उसी बात को आप इसको क्या करिएगा, हल में आप इसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा। हल में क्या लिखिएगा इसके बारे में, कि माना कि एक r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर आवेश q है तथा इसके सतह पर आवेश q2 है। इसके सतह पर एक अल्फ खंड dA लिया गया है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E है। इतना बात आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए, इतना बात लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ खंड से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स हम लोग देख चुके हैं प्रथम वीडियो में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि फ्लक्स जो होता है उस पॉइंट के विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्फ खंड के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। चलिए, तो इस अल्फ खंड से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, अल्फ खंड से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर, या आप उसको डी फाई कहिए। ठीक है, क्योंकि अल्फ खंड है तो निकलने वाला फ्लक्स भी अल्फ होगा। तो डी फाई बराबर क्या होगा आपका, E इंटू dA कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा होता है। थीटा के मान क्या बताता है, थीटा के मान आपको बता रहा है कि आपके क्षेत्रफल और E के बीच का जो होता है कोण पूछता है। तो देखिए, क्षेत्रफल का दिशा भी उधर की ओर है और इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा भी उधर की ओर है, यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। आगे बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, आप डी फाई बराबर E dA, अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1 होता है, dA के dA रह जाएगा। दोनों तरफ अगर समाकलन करिएगा तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर आपका कीजिएगा तो डी फाई और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dA। चलिए आगे बढ़ाइए, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और E कांस्टेंट है, E बाहर निकल जाएगा और इनमें क्या आ जाएगा, dA। फाइनली ये भी क्या आ जाएगा, फाई बराबर क्या है, E इंटू A। ठीक है, चलिए E इंटू A। यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और A क्या है, A है आपका गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, गोला है। तो A का यहाँ पर, चूँकि A जो है गोला है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग ले लिए गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका मान हम लोग क्या है, इसमें रख देंगे, इसको समीकरण एक मानना चाहे तो मान लेंगे, और इसमें मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर, आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर E और A के मान रख दीजिएगा क्या, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए, समीकरण 2 हो गया। तो फाई बराबर क्या आ गया, E.4 पाई r स्क्वायर। चलिए, गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से जानते हैं कि जो अंदर पृष्ठ के भीतर जो आवेश होता है, तो उस जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है
वो अंदर आवेश के कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग गॉस की प्रमेय से जानते हैं, यानी कि Q1/ε0। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर जो होता है Q/ε0, अंदर जितना आवेश रहेगा उतना का ε0, यानी कि अंदर कितना है, Q1 है, तो Q1/ε0। ये हम लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q1/ε0, और यहाँ पे हम लोग फाई का मान निकाले तो क्या आया, कुल पृष्ठ का आ जाएगा E4πr²। देखिए दोनों समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए ध्यान से, दोनों तो क्या चाहिए, दोनों तो फाई का मान ही है, यानी कि ई दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा E × 4πr² और बराबर क्या Q1/में ε0। यहाँ से हम लोग ई का मान निकाल लेंगे तो ई का मान क्या आ जाएगा, यानी गुना में तो बटा में चल जाएगा, यानी कि Q1 और बटा में 4π, पहले ε0 लिख दीजिए गुने में r²। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या ई का मान निकल गया है। ई का मान कितना आ गया, Q1/4πε0 गुने r²। ई हमारा ई का मान हो गया। कहाँ पे, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा सो निकाल लिया है। चलिए अब देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यहाँ पर देखिए आवेश Q2 है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तो जब भी कोई भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में आवेश को रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। तो इस पर कितना बल लग रहा है Q1 के कारण O, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर लगा बल या विद्युतीय बल, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आपका F बराबर जो होगा EQ1 होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता में E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में हम लोग E बराबर पढ़ चुके हैं F/Q होता है। तो यहाँ से अगर F का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, F का मान निकालिएगा तो F बराबर EQ आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो कोई भी आवेश को जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल वहाँ का विद्युत क्षेत्र और आवेश जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर E, Q1 के कारण उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि F बराबर E × Q1 होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग E का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, भर देंगे Q1/4πε0 r²। तो इसको क्या हो जाएगा, F बराबर E का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है Q1/4πε0 r² और गुने यहाँ पर क्या है Q1 है तो Q1 का Q1। इसी को हम लोग और निम्न से क्या लिख देंगे, F बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 गुने Q1 × Q2 बटे में r²। ध्यान से देखिएगा तो कूलॉम के नियम से ही ना आता है F बराबर 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटा r²। तो इसका नियम इससे ही सूत्र आता है कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम का नियम क्या होता है, तो जब हम लोग कूलॉम के नियम से सूत्र निकाल सकते हैं तो सूत्र से कूलॉम का नियम भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो बल होता है वो क्या होता है, आवेश के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, तथा उसके दोनों के बीच के दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फाइनली आपका जो हो जाएगा कूलॉम का नियम क्या होता है, F समानुपाती Q1 × Q2 ये होता है। चलिए और फिर एक और होता है F समानुपाती 1/r², जो कि यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। F जो है आवेश के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तथा F जो है दोनों के बीच के दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को ना कूलॉम का लॉ कहते हैं, कूलॉम लॉ यही नहीं है। तो आप इस पॉइंट तक आकर छोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम का नियम को सत्यापित कर दिया है। वास्तव में कूलॉम का नियम ई दोनों ही है, ई तो इसका सूत्र है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ तक छोड़ दें। तो यहाँ पर छोड़कर हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ई हम लोग ने देखा कि कूलॉम का नियम का उपयोग कर किस तरह से हम लोग गॉस के नियम का उपयोग कर किस तरह से हम लोग कूलॉम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको ये निम्न से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को निम्न से इसको रिवीजन कर लेना है। अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके एक और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है,
जो कि आपके एग्ज़ाम भी उससे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब